आइए फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे ज्यामिति चित्र। सेकंड लेक्चर हमने लिए थे लाइंस, जितने भी रेखाएं होती हैं हम अलग अलग टाइप से हम उसके देखे। अब उसमें ज्यामिति चित्र, ज्योमेट्रिकल फिगर्स क्या क्या बनते हैं उसके बारे में हम देखेंगे और उसके क्वेश्चन को भी हम करेंगे। ठीक है, तो आइए आज के हम लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। बेसिक से हम इसको स्टार्टिंग करेंगे। हमारे पास सबसे पहले एंगल होता क्या उसको देखेंगे। दो रेखा, सरल रेखा को आपस में एक बिंदु पर जब मिलती है, अथवा एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है, तो उनके बीच में झुके कोण को हम झुकाव के को कोण कहते हैं। जो झुकाव रहता है, जिस प्रकार एक लाइन ये है और अगर इसको इस तरह से ये काटते हुए जाएंगे तो ये हमारे पास जो झुकाव है इसको ही हम कोण बोलेंगे। ठीक है, तो मुख्य कोण निम्न प्रकार के रहते हैं, अलग अलग टाइप के। हम जैसे कि हम टाइप देखेंगे एंगल के। राइट एंगल, ठीक है, तो ये क्या है? समकोण एंगल। समकोण एंगल उसको बोलेंगे जब सरल रेखा किसी दूसरी सरल रेखा से ठीक लंबवत, जैसे कि एक ये सरल रेखा है ये वाली, और एक ये वाली, ठीक है, एक ये किसी एक निश्चित लंबवत उस दिशा में काम कर रही है। क्या? लंबवत दिशा में आकर मिलती है, तो उसके बीच में जो कोण बनता है उसको हम इस कोण को बोलेंगे समकोण। ठीक है, 90 डिग्री का जो कोण बनाते हैं उसी को हम समकोण बोलेंगे। इसका मान सदैव कितना रहता है? 90 डिग्री रहता है। अब हम इसको दर्शा सकते हैं हम इस तरह से भी। ए ए से लेकर ओ बी, ओ बी समकोण, अर्थात ये हमारे पास कितना रहेगा? 90 होता है। या फिर ओ ए समकोण होगी, ओ ए और ओ बी, ठीक है, यानी कि बी के ऊपर है ये। अब न्यून कोण किसे बोलेंगे? न्यून कोण हम जो 90 डिग्री से कम का कोण रहता है उसको हम न्यून कोण बोलेंगे। जैसा कि ये वाला, अगर ये पूरी की पूरी स्ट्रेट रहती इस टाइप से, तो यहां से जो बनता ना कोण, इसको हम बोलते हैं 90 डिग्री। ठीक है, लेकिन ये इससे कम है, इसका मतलब है 90 से कम होगा ये। ठीक है, 90 से कम होगा, तो ये हमारे पास न्यून कोण कहलाता। ठीक है, न्यून कोण जो कि 0 से ज्यादा लेकिन 90 से कम रहेगा। ठीक है, आगे हम देखेंगे अधिक कोण। अधिक कोण क्या है? 90 से ज्यादा होगा, उसको अधिक कोण बोलेंगे। जैसे कि ये यहाँ पे, यहाँ आना चाहिए, अगर इस पे हम देखते कोण, तो कितना? ये 90 का होता है, लेकिन ये इससे ज्यादा है, तो ये हमारे पास हो जाएगा 90 प्लस फाइव का रहेगा, तो ये अधिक कोण में आएगा। ठीक है, इसमें ये 180 से कम रहेगा। यहाँ पे अगर जो कोण बनता है इस बिंदु के ऊपर कोण बनेगा, तो यहाँ पे 180 का कोण बनता है, 180 का। ठीक है, कितने का? 180 का। लेकिन ये यहां से इतना नहीं है, इतना ये माइनस हो जाएगा इसमें, तो ये हमारे पास हो जाएगा अधिक कोण। ठीक है, अब स्ट्रेट एंगल, अगर हम स्ट्रेट एंगल सरल रेखा, जैसे ये सरल रेखा है, ठीक है, यहाँ पे अगर इस बिंदु पे हम कोण देखेंगे इसमें ऊपर की साइड, तो ये हमारे पास इतना बनेगा। तो भाई देखो, यहां से इतना, इधर की साइड 90 बन जाएगा, इधर की साइड भी 90 बन जाएगा, तो 90 90 हमारे पास प्लस रहेगा। कितना होगा? 90 90 हमारे पास 180 हो जाएगा। ठीक है, ये पूरा 180 का कोण बनेगा। ठीक है, इस कोण को रिजु कोण भी कहते हैं हम। क्या कोण? रिजु कोण भी बोलते हैं। नेक्स्ट देखेंगे वृत्त कोण। वृत्त कोण रिफ्लेक्स एंगल, जो कि 180 से अधिक होता है परंतु 360 से कम होता है, कि कोण को वृत्त कोण अथवा परावर्ती कोण बोलेंगे हम इसको। क्या बोलेंगे? वृत्त कोण अथवा परावर्ती कोण बोलते हैं उसको। ठीक है, आगे और देखेंगे हम, अलग अलग कोण देख लेते हैं जितने भी कोण बनते हैं इसको। ठीक है, तो यहाँ पे हमें देखना है, वृत्त कोण रहता है 180 से अधिक रहेगा लेकिन 360 से कम रहेगा। ठीक है, अब एडजेसेंट एंगल, सम समीपवर्ती कोण क्या है? समीपवर्ती एंगल आएगी। ठीक है, समीपवर्ती मतलब जो पास पास वाला, किसी रेखा के दोनों ओर बने कोण जो समीपवर्ती, जैसे कि एक ये अल्फा का है और एक बीटा का कोण है। चित्र में दिखाया गया अल्फा बीटा जो रेखा और सी के बीच में आने से बन रही है। ठीक है, समीपवर्ती इनके दोनों के बीच में के लिए समीपवर्ती कोण रहेगा ये। नेक्स्ट है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। अगर पूरक कोण बोलेंगे तो पूरक कोण कैसा आता है उसको हम देखेंगे। पूरक कोण
यदि दो समीपवर्ती कोण का योग कितना है 90 हो, तो वह एक दूसरे के पूरक कोण होंगे। ठीक है, ये इसका और ये इसका दोनों के एक दूसरे के पूरक, क्योंकि ये पूरा के पूरा अगर एंगल बनेगा तो ये 90 का बनता है। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल इसको बोलते हैं हम। ठीक है, तो ये हमें देखना है ओ सी जो है हमारे पास क्या है, ए ओ सी के बीच में अल्फा और वी ओ सी। ठीक है, तो ये हमारे पास कौन बनेगा। नेक्स्ट है सप्लीमेंट्री कोण की बात करेंगे, तो सप्लीमेंट्री एंगल की बात करेंगे हम। तो ये हमारे पास जब दो समीपवर्ती कोण का योग 180 होता है। ठीक है, इसमें क्या था, कॉम्प्लीमेंट्री जो कि 90 होता था, और सप्लीमेंट्री जिसको 180 रहता है। जैसे ये ए अल्फा कोण है और ये बीटा, तो इनके बीच में जो कोण बन रहा सी है के मध्य में क्या है, तो ये समीपवर्ती जो कोण बन रहे हैं अल्फा प्लस बीटा को अगर हम मिलाएंगे तो वो 180 होता है। ठीक है, ये वाला फार्मूला भी याद रखना आप। किसी एक का मान दिया रहेगा तो दूसरा का मान पूछ सकता है इसमें। ठीक है, हम अब हम आगे बढ़ेंगे। त्रिभुज ट्रेंगुलर किसे कहते हैं उसको हम देखेंगे। तीन सरल रेखा से बने बंद आकृति को हम त्रिभुज बोलते हैं। जैसे एक ये और इसको एक ये और एक ये। ठीक है, इसको हम त्रिभुज बोलते हैं। ठीक है, समतल पर तीन भुजा से घिरे क्षेत्र को, या कोई समतल रहता है उसमें तीन भुजा से घिरे रहते त्रिभुज कहते हैं। किसी त्रिभुज के तीनों कोण का योग कैसा रहता है, समकोण, अर्थात 180 का रहेगा। कितना रहेगा, 180 का वो रहता है। अब हम देखते हैं इसमें सम द्विबाहु त्रिभुज, इसमें क्या रहता है, त्रिभुज की सभी भुजाएं तथा सभी कोण बराबर रहते हैं। ठीक है, सभी भुजा कि जैसे ये 3 मीटर का है, तो यहाँ पर भी इधर 3 मीटर का आ जाएगा। ठीक है, और इधर भी 3 मीटर का आ जाएगा, और जो इनके बीच में एंगल बनेगा वो भी सेम रहेगा, तो वो सम त्रिभुज बनेगा, सम त्रिबाहु त्रिभुज। ठीक है, सम द्विबाहु त्रिभुज, इसमें दो भुजाएं और दो कोण बराबर रहते हैं, सम द्विबाहु त्रिभुज बोलते हैं हम इसको। ठीक है, विषम बाहु त्रिभुज में क्या होगा, कोई भी भुजा और कोई भी कोण रहता है वो बराबर नहीं होता है, उसे विषम बाहु बोलते हैं। समकोण त्रिभुज का एक कोण 90 का होता है। समकोण त्रिभुज में एक कोण 90 का रहता है, जैसे ये वाला इस टाइप से 90 का होता है। न्यून कोण त्रिभुज में सभी कोण 90 से कम होते हैं, और अधिक कोण त्रिभुज में सभी कोण में का एक कोण 90 से अधिक रहता है। अधिक कोण में एक कोण अधिक रहेगा, और जो न्यून कोण रहेगा उसमें सभी कोण 90 से कम रहेंगे। नेक्स्ट है समकोण त्रिभुज, राइट एंगल्ड ट्रेंगल। जिस त्रिभुज के तीनों में से किसी एक कोण का मान 90 हो तो उसे हम समकोण त्रिभुज कहते हैं। ठीक है, ये वाला जैसे 90 का है तो ये हमारे पास समकोण हो जाएगा। क्या है, सी ए एंड बी जो एंगल है वो हमारे पास 90 है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम न्यून कोण की बात करेंगे। हम न्यून कोण होता क्या है, ठीक है, न्यून कोण को देखते हैं। वह त्रिभुज जिसके तीनों कोणों में से प्रत्येक कोण का मान 90 डिग्री से कम होता है, न्यून कोण त्रिभुज कहलाता है। क्या कहलाएगा, न्यून कोण त्रिभुज कहलाता है। वह त्रिभुज जिसके तीनों कोणों में से प्रत्येक कोण का मान 90 से कम रहता है, न्यून कोण कहलाता है। जैसे कि ये वाला है, अलग अलग अल्फा बीटा एंड गामा सभी का मान 90 से कम है। ठीक है, इसको ध्यान रखें। अधिक कोण की बात करेंगे तो इसमें क्या रहता है, अधिक कोण में जिस त्रिभुज के तीनों कोणों में से एक कोण 90 से अधिक रहता है उसको हम अधिक कोण बोलेंगे। ठीक है, जैसा कि ये वाला 90 से अधिक रहेगा, क्योंकि इतना रहता है हमारे पास, ये 90 हो जाएगा ये, लेकिन ये 90 से अधिक है। ठीक है, तो ये हमारे पास रहेगा। नेक्स्ट है विषम बाहु त्रिभुज। क्या है, विषम बाहु त्रिभुज, इसके लेंथ ट्रेंगल। जिस त्रिभुज की तीनों भुजाओं की लंबाई कैसी है, भिन्न भिन्न है, विषम बाहु, तथा असमान, तथा भुजाओं के अंत कोण भी असमान हो, तो वह विषम बाहु त्रिभुज कहलाता है। क्या कहलाता वो, विषम बाहु त्रिभुज कहलाता है। अल्फा बीटा एंड गामा। ठीक है, ये अलग अलग, सबका कोण भी अलग है, भिन्न भिन्न है इसलिए। ठीक है,
समबाहु त्रिभुज की अगर बात करेंगे, इक्विवेलेंट ट्रायंगल जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं लंबाई भुजाओं की लंबाई में बराबर समान हो, समबाहु त्रिभुज कहलाता हो। इसकी भुजा जैसे ये इसके बराबर, इसके भी और इसके भी बराबर होगी। ठीक है, जो एंगल बनेगा वो भी इसका बराबर रहेगा, तो इसको हम बोलेंगे समबाहु त्रिभुज बोलेंगे। समबाहु त्रिभुज क्या बोलेंगे? समबाहु त्रिभुज को हम बोलेंगे। नेक्स्ट है समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज, इससे नाम से हमें पता चलना चाहिए जिस त्रिभुज की दो भुजाओं की लंबाई समान अर्थात बराबर होती है, समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। उससे समद्विबाहु त्रिभुज में बराबर भुजाओं के सामने के कोण बराबर रहते हैं। जैसे कि ये वाला, ये कोण बराबर रहेंगे। ठीक है, ए बी और सी वाला, और ये हमारे पास ए सी और बी वाला जो कोण रहेगा, सामने की जो भुजा रहेगी ये बराबर रहेगी इसकी। ठीक है, अब हम बात करेंगे इसमें चतुर्भुज। चतुर्भुज क्या आता है? चार सरल रेखाओं से बनी बंद आकृति को चतुर्भुज बोलेंगे। जैसे एक ये है, एक ये है, और एक ये है, और एक ये, पूरी तरह से अगर ये मिल गए ऐसी, तो ये हमारे पास चतुर्भुज बोलते हैं। ठीक है, और अर्थात ये इसके बीच में सब में देखेंगे, जैसे अगर ये 90 का बनता है, ये 90 का बनता है, तो ये पूरा 360 का कोण बनाता है। ये निम्न प्रकार के होते हैं। मैं आपको इसके एक एक के बारे में हम जानेंगे अभी, अलग अलग प्रकार में। ठीक है, क्वाड्रेट्रल। ठीक है, टाइप्स ऑफ क्वाड्रेट्रल, चतुर्भुज के प्रकार। जैसे कि एक स्क्वायर होता है, समतल में चार बराबर भुजाओं से घिरा हुआ क्षेत्र जिसकी चारों भुजाएं समान हो और प्रत्येक कोण 90 का हो तो वर्ग कहलाता है। जैसे ये भुजा समान रहेगी इसके, इसके और इसके, ये सभी समान रहेंगे। ठीक है, और ये एंगल भी इसका 90-90 का सभी का समान रहेगा, उसको हम स्क्वायर बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलेंगे? इसको स्क्वायर बोलते हैं। नेक्स्ट है रेक्टेंगल। रेक्टेंगल की अगर हम बात करेंगे, एक समतल पर चार भुजाओं से घिरा क्षेत्र जिसकी आमने सामने की, जैसे एक ये और एक ये बराबर है, और ये बराबर रहेगी, एक दूसरे के बराबर है, और ये 90 का कोण बनाती हो तो वो आयत कहलाता है। क्या है? रेक्टेंगल कहलाता है उसको, और इसको हम बोलेंगे स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट है समांतर चतुर्भुज। क्या है? पैरेलेलोग्राम। ये समतल पर चार भुजाओं से घिरा वो क्षेत्र जिसकी विपरीत भुजाएं बराबर, क्या है? विपरीत भुजा बराबर समांतर हो तथा सम्मुख अंत कोण बराबर हो। ये वाला कोण और ये वाला कोण, ठीक है, ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर हो, समांतर चतुर्भुज कहलाता है। क्या है? समांतर चतुर्भुज कहलाता है। अगला है समचतुर्भुज। समतल पर चार बराबर भुजाओं से घिरा वो क्षेत्र है जिनकी आमने सामने की भुजाएं, जैसे ये और ये, ठीक है, इसकी भुजाएं समांतर तथा सम्मुख अंतःकोण बराबर हो। जैसे ये वाला कोण हमारा बराबर रहना चाहिए इसमें। ठीक है, और विकर्ण एक दूसरे के लंबवत होना चाहिए। विकर्ण कैसे? यहाँ पे अगर देखेंगे हम, यहाँ तो ये 90 डिग्री का एक दूसरे के लंबवत बनना चाहिए। समद्विभाजित करते हैं तथा इनकी चार भुजाएं बराबर रखते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट है भाई, इसमें हम देखेंगे समलंब चतुर्भुज। समलंब चतुर्भुज में क्या आता है? समतल पर चार असमान भुजा है। समलंब मतलब ये भुजा, चार भुजा असमान, ये भी मैच नहीं करेगी, ये भी, और इसकी लंबाई भी अलग अलग रहेगी। ठीक है, वो घिरा हुआ वो क्षेत्र जिसका कोई दो आमने सामने की भुजाएं समांतर असमांतर हो, समांतर तथा असमान हो। ये समांतर है लेकिन असमान है। ठीक है, समलंब चतुर्भुज वो कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाएगा? समलंब चतुर्भुज कहलाता है। इसके बारे में और नोट हम देखेंगे। नोट में समांतर चतुर्भुज के सभी भुजाओं के मध्य बिंदुओं
को मिला दिया जाए तो इससे निर्मित आकृति समांतर चतुर्भुज कहलाती है। समांतर में जितने भी भुजाएं हमको मिला देते हो, ठीक है। और आयतन के सभी आयत के सभी भुजाओं को मध्य बिंदु को मिलाने से बनी आकृति सम चतुर्भुज कहलाती है। वर्ग के प्रत्येक भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने से बनी आकृति वर्ग कहलाती है। क्या है? वर्ग कहलाती है। और सम चतुर्भुज के सभी भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिला दिया जाए तो ये इससे निर्मित आकृति आयत कहलाती है। किससे? समचतुर्भुज से। ठीक है। आगे और हम बात करेंगे इसमें, और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उसको भी देखते हैं हम। अगर समलंब रहेगा चतुर्भुज, उसके चार भुजाओं के मध्य बिंदु को हम अगर मिलाते हैं तो जो बनने वाली आकृति समांतर चतुर्भुज कहलाती है। वो समांतर चतुर्भुज। समलंब चतुर्भुज के विकर्ण के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखाओं को रेखा की लंबाई समांतर भुजाओं के अंतर के आधी होती है। बहुभुज, पेलगोन, समतल आकृति जो तीन क्या है? बहुभुज। तीन अथवा तीन से अधिक सरल रेखा से आबद्ध होती है, बहुभुज कहलाती है। वो बहुभुज की पहचान उसकी भुजाओं की संख्या से होती है। वे बहुभुज जिनकी सभी भुजाएं और आंतरिक कोण समान होते हैं नियमित बहुभुज रेगुलर पेलोगोन कहलाते हैं, तथा वे बहुभुज जिनकी सभी भुजाएं वो आंतरिक कोण समान नहीं होते हैं उसके अनियमित बहुभुज कहलाता है उसके। ठीक है। जैसे कि ये वाला हमारे पास नियमित बहुभुज, अनियमित, ये सभी भुजाएं हैं, इनकी लंबाई बराबर है और जो कोण है उसके बराबर बनेंगे। ठीक है। इसको हम बहुभुज बोलेंगे। ये अनियमित बहुभुज है जो कि अलग अलग कोण भी है, लंबाई इसकी अलग अलग है इसमें। ठीक है। आगे बात करेंगे हम अलग अलग इनके बहुभुज के प्रकार को। पेंटागन वह समतल आकृति है जो पांच सरल रेखाओं से बंधी होती है। ठीक है। उसको हम पंचभुज कहते हैं। पांच भुजा रहती है, एक, दो, तीन, चार एंड ये पांच। ठीक है। तथा दो संलग्न भुजाएं एक ही संदर्भ रेखा से कितने डिग्री के कोण बनाते हैं? यहाँ पे एक संलग्न रेखा से इधर ये वाली से 72 को छुपे होते हैं, वे समपंचभुज कहलाते हैं। पंचभुज की संरचना भुजाओं की माप द्वारा कर सकते हैं। नेक्स्ट है हेक्सागोन। हेक्सागोन में क्या होता है? हेक्सागोन में हमारे पास रहता है, इसमें छह भुजा रहते हैं। वह समतल आकृति है जो छह सिक्स सरल रेखा से बंधी हुई होती है। ठीक है। षष्टभुज कहलाती है। ठीक है। हेक्सागन या षष्टभुज की सभी भुजाएं बराबर और दो संलग्न भुजाएं जिसकी एक ही संदर्भ रेखा से, जैसे कि ये वाली, इससे वहां पे कितना निकल रहा था? तीन था, उसमें 72 डिग्री थे, यहाँ पे 60 का डिग्री बने। ठीक है। झुकी हुई थी। अब आगे हम बात करेंगे इसमें हेप्टागोन। वह सरल आकृति जो सात, कितने? सात, सेवन भुजाओं से मिलकर बनी है। ठीक है। सप्तभुज कहलाता है उसको। समसप्तभुज की सभी भुजाएं बराबर रहेगी और द संलग्न भुजा एक एक ही संदर्भ रेखा पर, अगर इससे हम बात करेंगे तो यहाँ पर जो एंगल बनेगा वो 51.5 का बन जाएगा। ठीक है। 5 डिग्री का बन जाएगा। आगे हम बढ़ेंगे इसमें, ज्यादा कुछ नहीं है इसमें, बहुत ही कम है। उसके बाद हम क्वेश्चन पे आ जाएंगे। एक एक को इसको पहचानना है। अष्टभुज, इसमें क्या रहता है कि इसमें आठ सरल रेखा रहेगी, आठ सरल रेखा से मिलकर बनेगा, अष्टभुज कहलाएगा उसको हम। और आठ की प्रत्येक भुजा अगर बराबर और 10 संलग्न भुजाओं को अगर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो एंगल बनेगा वो ये वाला, तो ये 45 का एंगल बनेगा। ये एंगल याद रखना आप। ठीक है। मस्त, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। और नौभुज, नैनोगोन, ठीक है, वो समतल आकृति जिसमें नौ सरल रेखा से आबद्ध रहेगी वो। ठीक है। नौभुज कहलाती है। नौभुज की प्रत्येक भुजा कैसी रहती? बराबर रहेगी। और इसकी बात करेंगे यहाँ पे
जो एंगल बनेगा 40 का। ठीक है, 40, 45, 51 और 60, 72, ये याद रखना। 10 भुज, इसमें 10 सरल रेखा से ये बना है, ये ऐसे 10 रेखा रहेगी, ये यहाँ से फिर इसको मोड़ा ऐसा। ठीक है, तो यहाँ पर भी अलग अलग बनेगा, और इसमें जो एक रेखा में ये बनेगा इस पे, तो यहाँ पे जो मोड़ा है वो 36 का रहेगा। ठीक है, 36 का, ये 40 का था। ठीक है, अब यहाँ पर एक दशक मतलब 10 सरल रेखा, एक दशक मतलब 11, 11 मतलब 10 प्लस 1। ठीक है, इससे मिलकर बने हैं ये, तो इसको भी आप ध्यान रखना। और द्विदशक की बात करेंगे तो यहाँ पर भी 10 प्लस 2 रहेगा, तो 12 भुजा इसमें रहेगी। ठीक है, बहुभुज के गुण, बहुभुज के सभी कोने एक वृत्त पर स्थित होते हैं, जितने भी कोण एक वृत्त के ऊपर स्थित है, इन सभी भुजाएं उसके अंत वृत्त की स्पर्श रेखा होती है। क्या है? अंत वृत्त की एक स्पर्श रेखा होती है। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को और देखते हुए आगे बढ़ेंगे वृत्त के बारे में। ठीक है, जैसे कि इसमें हम देखेंगे इनके सभी अंत कोण का योग, अगर अंत कोण का योग निकालना है तो 2n-4 करो, इंटू में ये करो 90, तो अंत कोण निकल आएगा, जहां भुजा की संख्या n है। ठीक है, और इसके ऊपर प्रत्येक कोण निकल आएगा। जैसे अगर हम देखते हैं कि भुजा, चार भुजा का देखते हैं, तो 2 गुणित 4 - 4 गुणित करेंगे हम इसमें 90 बटे में 4 करेंगे, तो 4 दूनी 8 और -4 होगा तो 4। ठीक है, 4 में 9 का 9 1 9 9 8 9 17 9 4 36, तो ये इतना आ जाएगा हमारे पास। और अगर 4 से इसको भाग दे दो तो हमारे पास जो आ रहा है वो आ जाएगा। ठीक है, बहुभुज के सभी बाहरी कोणों का योग कितना रहता है? बहुभुज रहेगा उसके सभी बाहरी कोणों का योग 360 का होता है, और आंतरिक कोण उसके बाहरी कोण का योग 180 होता है। ठीक है, आंतरिक कोण और बाहरी कोण का योग, ठीक है, 180 होता है। और वृत्त किसी बिंदु का वह बिंदु पर जो किसी स्थिर बिंदु से सदैव एक समान दूरी पर स्थित होता है, वृत्त कहलाता है। ठीक है, और वृत्त के विभिन्न अवयव है, कंपोनेंट्स होते हैं जो निम्न प्रकार के होते हैं, कंपोनेंट। ठीक है, तो वृत्त के अवयव, कंपोनेंट्स ऑफ सर्कल, सेंट्रल। ठीक है, जिस स्थिर बिंदु के चारों ओर एक चल बिंदु, क्या है? स्थिर बिंदु के चारों ओर का चल बिंदु एक नियत दूरी बनाए रखते हुए समतल्य गति करता है, उससे हम वृत्त का केंद्र कहते हैं। वृत्त का केंद्र कहते हैं। त्रिज्या या अर्धव्यास बोलेंगे, त्रिज्या और अर्ध, जैसे ये हमारे पास वृत्त है, यहां से अगर खींचेंगे तो ये त्रिज्या रहेगा, और ये पूरी मिलाएंगे तो ये व्यास, तो आधा व्यास इसको बोलेंगे हम। वृत्त के केंद्र से उसकी दूसरी परिधि पर स्थित चल बिंदु, यहां तक जो बिंदु चलेगा ये वाला हमारे पास, तो ये हमारे पास त्रिज्या हो जाएगी या अर्ध व्यास बोलेंगे। अब डायमेंशन जो व्यास रहता है, ये रेडियस है, ये डायमेंशन, डायमेंशन क्या है? ये हमारे पास ये रहेगा। वृत्त के केंद्र से होकर गुजरने वाली जो रेखा रहती है उसकी परिधि की दो बिंदुओं पर स्पर्श करते हैं, वो व्यास कहता है। व्यास की लंबाई उस वृत्त की त्रिज्या की लंबाई की दुगनी रहेगी। ठीक है, ये हमारे पास, ये है हमारे पास, ये त्रिज्या है। ठीक है, ये त्रिज्या है, और ये हमारे पास पूरी की पूरी परिधि, ये वाला अगर पूरा घुमा इसको परिधि बोलेंगे, ये वाला। ठीक है, और ये हमारे पास व्यास, और ये केंद्र बिंदु है। ठीक है, परिधि सरकमफ्रेंस, वृत्त के केंद्र से नियत दूरी रखते हुए चल बिंदु को पूर्ण बिंदु पथ को वृत्त वृत्त की परिधि कहते हैं। अब चाप की बात करेंगे हम, तो वृत्त की परिधि पर किसी दो बिंदु पर, जैसे कि एक बिंदु ये और एक बिंदु ये को, ठीक है, दोनों को अगर हम बिंदु को मिलाते हैं तो ये हमारे पास एक सरल रेखा के रूप में चौक निकलता है। क्या है? भाग एक चाप कहलाएगा वो। ठीक है, जैसे एक वृत्त ये है, एक बिंदु ये लिया, एक बिंदु ये, और एक केंद्र से हम मिला दिया, तो इतना एक चौक काट दिया हमने। ठीक है, ये वाला आ जाएगा चाप, इसी को हम चाप बोलेंगे। और जीवा की अगर हम बात करेंगे तो जीवा क्या है? वृत्त की परिधि पर, क्या है? परिधि पर, जैसे कि एक ये परिधि पे
पॉइंट ये और इधर दो बिंदु है ना, इन्हीं दो बिंदु को मिला रही है, उसको हम जीवा बोलते हैं। और सबसे बड़ी जीवा तो हमारे पास जो व्यास रहता है, डायमेंशन रहती है ना, केंद्र पर होकर ना गुजरे वो, और जो गुजरती है उसको हम जीवा बोलते हैं। ठीक है, जीवा जो हमारे पास जो बाहर वाले रहेंगे, ठीक है, और वो उसको व्यास बोलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है छेदिका। क्या है? से, छेदिका सेकेंड। वृत्त के वृत्त को दो खंड से विभाजित करने वाली सरल रेखा जो उसके केंद्र से होकर ना गुजरे को छेदित कहलाती है। ठीक है, क्या है? दो खंड से विभाजित करने वाली वह रेखा है जो केंद्र से होकर नहीं गुजरती, उसको हम छेदक बोलेंगे। ध्यान दें कि जीवा भी एक वृत्त है। जीवा क्या है? एक वृत्त है। वृत्त को दो खंड में विभाजित करेगी। जीवा क्या करेगी? वृत्त को, जैसे कि ये हमारे पास एक खंड के रूप में कर दिया, अलग अलग। ठीक है, तो ये दो बिंदु पर केवल स्पर्श रेखा होती है। और त्रिज्या खंड की अगर हम बात करेंगे तो दो त्रिज्या एक चाप से घिरे हुए वृत्त के दो क्षेत्र को विखंड करता है। दो क्षेत्र के ये वाला अलग अलग क्षेत्र कर दिया, तो ये हमारे पास है। ठीक है, और इसमें देख लेते कुछ और जो इससे रिलेटेड है, उनका हम देख लेंगे थ्योरी। देखो, थ्योरी पढ़ लेंगे, उसके बाद हम जो क्वेश्चन लगाएंगे ना, बहुत ही इजी हमारे से बन जाएंगे वो। ठीक है, और जो हम पढ़ रहे हैं उसको भी हमारा पढ़ना व्यर्थ नहीं जाएगा उसमें। सेगमेंट के वृत्तखंड, एक जीवा और एक चाप से घिरे क्षेत्र को वृत्तखंड बोलते हैं। क्या है? एक ये जीवा है और एक ये पूरा चाप बना है। ठीक है, इसके क्षेत्र को हम वृत्त के क्षेत्र, ये वृत्त का क्षेत्र है, इसको वृत्तखंड बोलेंगे। ठीक है, और वो त्रिज्या खंड था। स्पर्श रेखा टेंजेंट। ठीक है, तो इसमें हमारे पास देखना है स्पर्श रेखा। वृत्त की परिधि को केवल एक बिंदु पर स्पर्श करने वाली सरल रेखा को स्पर्श रेखा कहते हैं। वृत्त के केंद्र को स्पर्श बिंदु से मिलाने वाली सरल रेखा स्पर्श रेखा पर लंब होती है। ठीक है, नेक्स्ट है अर्धवृत्त। अर्धवृत्त तो व्यास वृत्त को दो बराबर क्षेत्र में विभाजित करता है। व्यास वृत्त को दो बराबर क्षेत्र में विभाजित करता है, जिनमें से प्रत्येक क्षेत्र को अर्धवृत्त कहते हैं। व्यास क्या है? दो बराबर भागों में करेगा और उसको हम अर्धवृत्त बोलेंगे। अब हम बात करेंगे कोण। शंकु क्षीण, किसी समकोण शंकु को किसी तल की सहायता से उसके अक्ष से किसी कोण पर काटा जाए। ठीक है, तो नीचे के बचे भाग के ऊपर बने वर्गाकार आकृति का संकव अनुच्छेद कहते हैं हम इसको। कटिंग तल के कोण के अनुसार वक्र अलग अलग रहेंगे। जैसा दीर्घवृत्त, जब सेक्शनल तल शंकु के अक्ष से तिरछा हो तथा शीर्ष के एक तरफ के सभी जनरेटरों को काटता हो, तो ऐसे में परिच्छेदिक समतल को दीर्घवृत्त बोलेंगे। और जो प्रवल्य बोलेंगे उसमें हम देखेंगे परिच्छेद तल अक्ष से तिरछा हो लेकिन शंकु के जनरेटरों के समांतर पैरेलल हो, तो उस तल को प्रवल्य कहते हैं इसको। जैसे ये वाला हमारे पास अलग अलग है। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, ये हमारे पास है। ठीक है, अब इसमें देखो सी वाला, इसमें क्या कर रहा है, ये हमारे पास डायग्राम, ये अलग अलग। अब इसमें परिच्छेद तल के अक्ष से बनाया गया कोण शंकु के जनरेटर के बनाए गए कोण से छोटा हो, तो ऐसे तल को अतिप्रबल्य कहते हैं उसको। वृत्त की बात करेंगे, जब परिच्छेद तल शंकु के आधार के समांतर गुजरता हो तो उससे वृत्त कहते हैं। क्या बोलेंगे? वृत्त कहेंगे। त्रिभुज, जब परिच्छेद तल शीर्ष को इस तरह काटता हो कि वह आधार से लंबवत हो, तो उसे त्रिभुज कहते हैं। इसको क्या बोलेंगे हम? त्रिभुज बोलेंगे। देखो, इतने हमारे पास थे इंपोर्टेंट, जितने भी टॉपिक थे हम उसको पढ़े।
उसके बाद हम क्वेश्चन को करेंगे इसमें, जो कि क्वेश्चन एएलपी में पूछे गए वही क्वेश्चन हमने लेकर आए हैं, और इस टॉपिक से कैसे क्वेश्चन आते हैं उसको हम देखेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट वाला क्वेश्चन है, किसी सामान्य दाव 10 फलक में 12 समरूप फलक होते हैं, तो उसको हम क्या बोलेंगे? तो उसको हम बोलेंगे पंचभुज, पेंटागन, ठीक है। रेगुलर ये रहेंगे, ठीक है। किसी सामान्य दाव दशक फलक 12 समरूप पंचभुजीय फलक होता है। दूसरा है, समान भुजाओं वाले उस चतुर्भुज को क्या कहते हैं जिसका कोई कोण समकोण ना हो? समकोण नहीं है लेकिन समान भुजा है उसमें, ठीक है। तो उसको हम बोलेंगे सम चतुर्भुज बोलेंगे, सम चतुर्भुज बोलेंगे, ठीक है। समान भुजा वाले उस चतुर्भुज को सम चतुर्भुज कहते हैं जिसका कोई कोण समकोण नहीं हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक खालिस्तान कोण द तलों के बीच का कोण होता है, तो ये हमारे पास रहेगा हाइट डाइहेड्रल, क्या बोलेंगे उसको? डाइहेड्रल बोलेंगे उसको हम, ठीक है। क्या बोलेंगे? डाइहेड्रल। तो इसको याद रखना, कोण, डाइहेड्रल कोण, एक डाइहेड्रल कोण को दो तलों के बीच का कोण, उसको हम डाइहेड्रल बोलेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, 10 सतहों के बीच बना एक छोटी कोणीय सतह को क्या कहते हैं? तो इसको हम बोलेंगे, कोणीय सतह को चेम्फर, क्या बोलेंगे? चेम्फर बोलेंगे, ठीक है। कोणीय सतह को चेम्फर बोलेंगे। अगर नेक्स्ट क्या है हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन, बिंदु -2 और -6 वाई अक्ष पर परावर्तक होगा इसका, तो ये हमारे पास हो जाएगा वाई अक्ष पर। तो जब कोई बिंदु वाई अक्ष पर परावर्तक होता है तो वाई निर्देशांक समान रहता है, जबकि जब एक्स निर्देशांक पर परिवर्तित हो जाता है। तो देखो, हमारे पास जो वाई का है, ये तो हमारे पास एक्स है और ये वाई, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारे पास एक्स है वो परिवर्तित हो गया, जो माइनस का है वो प्लस ये हो जाएगा। तो ए वाला राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन इसमें देखेंगे हम, वक्र यानी कि एक कर्व है, एक यौगिक वक्र है जिसमें दो वक्र होते हैं जो स्पर्श रेखा के एक बिंदु पर जुड़ते हैं और एक समान स्पर्श रेखा के एक ही तरफ स्थिर होते हैं, एक ही तरफ स्थिर होते हैं। तो ये हमारे पास कौन सा रहेगा? ओगी हो जाएगा। कौन सा? ओगी होगा। ओगी कर्व एक यौगिक वक्र है जिसमें दो वक्र होते हैं जो स्पर्श रेखा के एक बिंदु पर जुड़ते हैं और एक समान स्पर्श रेखा के एक ही तरफ स्थिर होते हैं वो भी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ठोस आकृति जिसकी आधार व सिरों के अनुसार विभिन्न भुजाएं होती हैं, तो वो हमारे पास कौन सा होगा? तो ये होगा प्रिज्म। क्या है? एक ठोस आकृति है जिसकी आधार और सिरों के अनुसार विभिन्न भुजाएं होती हैं, तो वो प्रिज्म होता है। वे ठोस आकृति जिनके आधार और सिरों के अनुसार विभिन्न होते हैं जो प्रिज्म कहलाता है। और यदि प्रिज्म का आधार चतुर्भुज है तो चारों सिराएं होगी और चार फलक भी होंगे, यानी आकृति पर ही फलकों की संख्या निर्भर करती है। अगला है, त्रिज्या से समकोण बनाकर परिधि को छूती हुई रेखा क्या कहलाती है? तो यह हमारे पास रहेगा स्पर्श रेखा कहलाती हो। क्या कहलाएगी? अगर किसी वृत्त की स्पर्श रेखा वृत्त को इस प्रकार छूती है कि वृत्त के केंद्र से बनी त्रिज्या स्पर्श रेखा एक समकोण हो। नेक्स्ट है, सूची स्तंभ के सभी त्रिक फलक कैसे होते हैं? तो यहां पर होंगे हमारे पास त्रिभुजाकार रहेंगे, ठीक है। सूची स्तंभ, ओके। सभी त्रिक फलक त्रिभुजाकार होते हैं। त्रिभुजाकार फलक आधार के
मध्य से जाने वाली अक्ष के किसी बिंदु पर मिलते हैं, किसी बिंदु पर मिलते हैं, ठीक है। सूची स्तंभ का आधार एक बहुभुज होता है, जिसके अनुसार इसका नामकरण किया जाता है इसमें, ठीक है। त्रिभुजाकार फलक ये है, ये त्रिभुजाकार, और ये भी हमारे पास त्रिभुजाकार आधार का है, ठीक है। त्रिभुजाकार आधार, ठीक है। तो ये हमारे पास रहेगा। आगे बढ़ते हैं हम। प्रिज्म के सभी ऊर्ध्वाधर फलक हमेशा होते हैं, तो कैसे होते हैं? ऊर्ध्वाधर के, ये आयताकार रहते हैं। प्रिज्म के सभी ऊर्ध्वाधर जो फलक रहेंगे वो हमेशा आयताकार होता है, और इनके आधार पर वर्गाकार प्रिज्म जैसे ये वाला है, ठीक है। फलक हमेशा आयताकार ही है, ठीक है। और ये हमारे पास त्रिभुजाकार प्रिज्म की बात कर रहे हैं। त्रिभुजाकार प्रिज्म, वर्गाकार प्रिज्म, आयताकार प्रिज्म, इस प्रकार से आएंगे। अगला है, एक त्रिभुजाकार प्रिज्म में कुल कितनी सतह होती है? त्रिभुजाकार में कितनी सतह होती है? तो 5 सतह होती है। देखो आप इसमें देखते त्रिभुजाकार, एक सतह ये की है, एक दो, और ये तीन, और ये किसके नीचे रहेगी? 4, और इसके इधर की साइड, बैक साइड, ठीक है। 5 सतह रहेगी त्रिभुजाकार प्रिज्म के। तो इस प्रकार से हमें ये निकालते भी आना चाहिए, ठीक है। अगला है, वर्गाकार प्रिज्म में कुल कितनी सतह होती हैं? वर्गाकार प्रिज्म में, तो देखो भाई, एक तो ये वाली हो जाएगी, ठीक है, और एक नीचे दो, ठीक है। इधर इधर आउटसाइड में रहेगी, तो ये 4, तो 6 सतह हो जाएगी हमारे पास, ठीक है। 6 सतह हो जाएगी वर्गाकार की। त्रिभुजा त्रिभुजाकार की, प्रिज्म की 5। सम पंचभुज प्रकार प्रिज्म में कुल कितने भुजा आते हैं? सम इसकी बात कर रहा है, ठीक है। तो उसमें कुल 7 सतह होती है। कितनी होती है? 7 सतह रहेगी इसमें। शीर्ष रहेगा ऊपर वाला ये, और उसके बाद जो हमारे पास रहेगा सम पंचभुज आकार, 5 सतह आयताकार होती है इसमें। तो देखो आगे और बढ़ते हैं हम इसमें। क्वेश्चन बहुत ही सरल है, लेकिन इसको आपको 1 से 2 बार क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है, तो ही आपसे क्वेश्चन बन पाएंगे, ठीक है। एक समषट्भुज प्रिज्म में कुल कितनी सतह होती है? तो यहाँ पर 8 होती है, ठीक है। समषट्भुज में कुल 8 सतह होती है। इसमें 2 सतह आधार और शीर्ष होती है, और 6 ये रहेगी हमारे पास, 6 सतह आयताकार की, ठीक है। नेक्स्ट ये है, कुछ ठोस सिंगल क्वाड्ज सतह, सिंगल कर्वेट सरफेस से घिरे होते हैं, इन्हें ऑन रोल करने से कैसी सतह मिलती है? तो इन्हें ऑन रोल करने से प्लेन सतह मिलेगी। कैसी? प्लेन सतह। सिंगल क्वाड्ज सतह, सिंगल क्वाड्ज सरफेस से घिरे ठोस को यदि अनरोल किया जाए या खोला जाए, तो एक प्लेन सतह प्राप्त होते हैं। जब बेलन शंकु की सतह को खोला जाता है, तो तब एक प्लेन सतह प्राप्त होती है। नेक्स्ट है, किस प्रकार के सॉलिड के अक्ष आधार पर लंब होता है? तो इसमें होगा राइट सॉलिड होगा। क्या होगा? राइट सॉलिड होगा। राइट सॉलिड। समकोण ठोस राइट सॉलिड के अक्ष अपने आधार पर लंब होते हैं। उदाहरण प्रिज्म, शंकु, बेलन आदि, ठीक है। सॉलिड अक्ष आधार से लंब ना होकर किसी अन्य कोण पर झुके होते हैं। समकोण कैसे रहते हैं? प्रिज्म लंबवत रहते हैं, ठीक है। निम्नलिखित में से किस सॉलिड के आधार समान ज्योमेट्रिकल चित्र होते हैं? तो यह हो जाएगा हमारा रेगुलर सॉलिड रहेगा। अगला क्वेश्चन है, 3 से अधिक प्लेन्स या समतल सतह से घिरे सॉलिड को क्या कहते हैं? तो इसको हम बोलेंगे पॉलीहेड्रा। हेड्रा, पॉलीहेड्रा, ठीक है। 3 से अधिक समतल सतह से घिरे ठोस पॉलीहेड्रा कहलाते हैं। जिन समतल सतह से मिलकर पॉलीहेड्रा बने होते हैं, उन्हें फलक फेस कहते हैं, और फलक के सिरे जहां पर मिलते हैं उन्हें किनारे के हम बोलेंगे, हम उनको किनारा बोलेंगे, ठीक है। इन सॉलिड में समबाहु
त्रिभुज के आकार के कुल 4 फेस होते हैं, सॉलिड में 4 फेस होते हैं, उसको हम बोलेंगे टेट्राहेड्रॉन। ठीक है, टेट्राहेड्रॉन। तो यहाँ हमारे पास रहेगा जिस ठोस में समबाहु त्रिभुज के आकार के कुल 4 फेस हैं, जैसे ये वाला, एक इधर रहेगा, इधर और इधर की साइड, और एक इधर की साइड पे रहेगा। ठीक है, तो ये हमारे पास रहेगा। अगला है, चित्र में कुछ सॉलिड दिए गए हैं, इनमें हेक्साहेड्रन चुनो, हेक्साहेड्रन इसमें चुनना है। तो ये हमारे पास हेक्साहेड्रन है। ठीक है, इनको पहचानना आप सीखना। विकल्प बी में हेक्साहेड्रन दिखाया गया है। हेक्साहेड्रन में 6 समान रहते, 1 2 3 4 5 और 6, ये 6 समान। ठीक है, हेक्साहेड्रन। हेक्साहेड्रन घन भी कहलाता है। चित्र सी में ऑक्टाहेड्रन है, ये ऑक्टाहेड्रन 8। ठीक है, ऑक्टाहेड्रन दिखाया गया है, और समबाहु त्रिभुज का आकार कुल 8 फलक होते हैं इसमें। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, इसमें प्रिज्म के फेस इस आकृति के होते हैं। तो किस आकृति के होते हैं? इसमें दोनों, वर्गाकार भी आयताकार भी हो सकते हैं। प्रिज्म के फलक आयताकार या वर्गाकार होते हैं, तथा इसके 2 फलक समान होते हैं, जिन्हें आधार बेस कहते हैं हम। यदि प्रिज्म का अक्ष लंबवत में है, तो इस प्रकार के प्रिज्म को नियमित प्रिज्म कहते हैं। यदि प्रिज्म का अक्ष किसी कोण पर झुका होता है, तो ये प्रिज्म तिर्यक प्रिज्म बोलते हैं इसको हम। ठीक है, प्रिज्म फलक आयताकार रहता है। अगला क्वेश्चन है, प्रिज्म व पिरामिड के नाम कैसे रखे जाते हैं? तो प्रिज्म और पिरामिड के नाम आधार के आकार के अनुसार, आधार के आकार के अनुसार उसको रखे जाते हैं। क्या है, प्रिज्म वो पिरामिड के नाम आधार के, किसके? आधार के आकार के अनुसार रखे जाते हैं। जैसे यदि किसी प्रिज्म या पिरामिड का आधार त्रिभुजाकार है, तो उस प्रिज्म या पिरामिड को हम त्रिभुजाकार प्रिज्म या त्रिभुजाकार पिरामिड बोलते हैं। इस प्रकार प्रिज्म या पिरामिड वर्गाकार या आयताकार, त्रिभुजाकार, षष्ठभुजाकार आदि के होते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं हम अभी। यदि किसी, यदि एक ही ऊंचाई तथा व्यास के बेलन शंकु अपने अपने आधार पर भूमि पर स्थित हो, तो क्षैतिज तल में प्राप्त इनके प्रक्षेप होंगे। तो क्या होंगे? समान आकृति के होंगे वो। कैसे होंगे? समान आकृति के होंगे हम। ठीक है, एक ही ऊंचाई, व्यास के बेलन और शंकु अपने अपने आधार पर भूमि स्थित आकृति के होंगे, तो समान के होंगे। ठीक है, अगला है, विच्छेदित प्रिज्म के इस फोल्ड आउटर के लिए सामान्यतः प्रयोग में लाए जाने वाला शब्द है। तो हमारा कौन सा शब्द होगा इसमें? विकास। क्या है? विकास। प्रश्न में छेदित प्रिज्म के सतह का विस्तार या विकास किया गया है। किसी ठोस की संपूर्ण सतह को किसी समतल पर फैलाने पर प्राप्त आकृति ही ठोस के सतह का विकास कहलाता है। समांतर रेखा किसी द्वारा या विधि द्वारा घन प्रिज्म तथा बेलन का विकास किया जाता है, या त्रिज्य रेखा विधि द्वारा षष्ठफलक, सूची स्तंभ तथा शंकु का विकास किया जाता है। नेक्स्ट है, वह नियमित बहुफलकीय ठोस जो सबसे कम फलक रखता है। तो यह हमारे पास हो जाएगा चतुष्फलक। 4 या 4 से अधिक फलक से मिलकर बने ठोस को बहुफलक कहते हैं हम। चतुष्फलक में सबसे कम फलक 4 रहे। ठीक है, उसके बाद 5 6, जैसे घन हो गया ज्यामितीय ठोस, तो फलक 6 रहेगा। वर्गाकार तो ये 5 होगा, और त्रिभुजाकार इसमें भी 5 है, षष्ठभुज में 4 रहेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, षष्ठ भुजाकार प्रिज्म में पार्श्व सतह किस आकृति में होती है? तो ये हमारे पास होगा आयताकार होगा। ठीक है, इसमें 6 पार्श्व फलक रहते हैं। अगला है, 8 एक समान लंबाई वाली भुजाओं से बनी त्रिभुजाकार सतह
से कौन सी ठोस आकृति बनती है? 8 है ना, 8 एक समान है इसमें। तो ये हमारे पास बनेगा ऑक्टाहेड्रॉन। ठीक है, तो देखो, चतुष्फलक टेट्राहेड, मतलब ये ठोस चार फलक की रहेगी और प्रत्येक फलक त्रिभुजाकार की। और टेट्राहेड, तो ये 6 समान फलक रहती, प्रत्येक फलक वर्गाकार रहेगी इसमें। ठीक है, ऑक्टाहेड उसमें 8 समान फलक रहेगी, लेकिन प्रत्येक फलक समबाहु त्रिभुज के होगी, या समबाहु त्रिभुज के। ठीक है, और इसमें हम देखेंगे तो डॉट फलक रहेगा। तो ये हमारे पास 12 समान फलक होते हैं तथा प्रत्येक फलक सम पंचभुज की रहती है इसमें। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। विपरीत भुजाएं क्या है? विपरीत भुजा बराबर समांतर है, विपरीत कोण बराबर है, परंतु विकर्ण बराबर नहीं है, लेकिन एक दूसरे को विभाजित करते हैं, इसका सही नाम बताइए। तो ये हमारे पास होगा अ, समांतर चतुर्भुज होगा। विपरीत फलक बराबर है, समांतर होते हैं। ठीक है, विपरीत कोण भी बराबर है, लेकिन इसके विकर्ण बराबर नहीं होते हैं, और वो एक दूसरे को दो बराबर भागों में विकर्ण कट करते हैं। ठीक है, तो चारों भुजाएं समान, वो प्रत्येक कोण समकोण रहेगा इसमें। ठीक है, वर्ग में। अ, वृत्त की परिधि के अंश को कहते हैं, वृत्त की जो परिधि रहता है उसके अंश को हम क्या बोलेंगे, वो पूछा है इसमें। ठीक है, तो उसके अंश को हम बोलेंगे, भाई इसको बोलेंगे चाप बोलेंगे। जैसे ये वाला अंश है, ये इतना इसका। वृत्त की परिधि के अंश को चाप कहते हैं। वृत्त के चाप, उससे संबंधित जीवा से बने वृत्त के भाग को वृत्त खंड कहते हैं। चित्र में यह हमें दिखाया है, ए गुणित बी तथा ए वाई बी। ठीक है, ये वाला चाप है, इसके ऊपर चाप हुई है, किसके ऊपर है? वाई के ऊपर। जबकि ए गुणित बी ए, बी ए और ए वाई बी ए वृत्तखंड है। ये हमारे पास एक वृत्तखंड है, और वृत्त का केंद्र है यहाँ पे दिया है। ठीक है, एक वृत्त में डिग्री होती है तो कितने होती है? एक वृत्त में डिग्री होगी 360 की होगी। त्रिभुज में 180 की होता है, चतुर्भुज में 360 होती है, पंचभुज में 540 होते हैं, और षष्ठभुज में 720। ये याद रखिए। ठीक है, तो ज्यादा आपको दिक्कत नहीं रहेगी। सभी वस्तु एक ज्यामितिक ज्योमेट्रिकल सतह से घिरे होते हैं। इन सतहों को विभिन्न आकार से वर्गीकृत कर सकते हैं। कौन सा ठोस सम सतह से घिरा होता है? ठोस सम सतह से, तो ये हमारे पास पिरामिड है। सूच सूची स्तंभ में ठोस होते हैं, जिनका आधार एक बहुभुज होता है, और आधार की प्रत्येक कोर पर स्थित त्रिभुजाकार फलक उसके आधार के मध्य बिंदु से जाने वाली किसी बिंदु पर मिलते हैं। उनके सभी त्रिभुजाकार फलक एक ही ज्यामिति के होते हैं। ठीक है, तो इसको देखेंगे अब हम। अगला, वह आकृति जिनके शीर्ष के फेस लंबाई के बराबर है, वह क्या कहलाते हैं? तो ये हमारे पास रहेगा समकोण आकृति कहलाए। ठीक है, एकष्ट भुजी बहुभुज को कहते हैं, तो इसको हम बोलेंगे ऑक्टागोन कहते हैं, ऑक्टागोन। ठीक है, डेकोगोन 10 भुजा के, हेक्सागोन 6 का, और हेप्टागोन 7 भुजा के रहते हैं। ठीक है, पिरामिड, पिरामिड के फेस इस आकार के होते हैं, तो यह हमारे पास रहेगा समबाहु त्रिभुज के आकार में, समबाहु त्रिभुज के आकार के अंदर पिरामिड फ्लक शंकु के आकार करेंगे। 12 भुजा वाले समबाहु त्रिभुज का आंतरिक कोण ज्ञात करना है। 12 भुजा का। ठीक है, तो एन का मान 12 गुणित ये करा हमने, तो -4, तो 12 के बाद में 24, 24 में से 4 जाएगा, तो 20 बचेगा हमें। ठीक है, 20 गुणित 90 बटे हमारे पास 12 का नहीं है। ठीक है, 3 से इसको भी काट लो, 3 3 9 0 3 चौक 12, 4 बार में 4 से 4 5 20। ठीक है, तो ये हमारे पास 15 हो जाएगा, 150 आ जाएगा। ठीक है, एक समबाहु सम बहुभुज के कणों के बिंदुओं को केंद्र से मिला दे तो समबाहु त्रिभुज बनती है। समबाहु त्रिभुज कैसे बनते हैं? तो ये होगा षष्ठभुज बनती है। ठीक है, किसी शंकु या पिरामिड को उसके आधार के समांतर काटकर उसके ऊपरी हिस्से को हटाने पर शेष निचले भाग को क्या कहते हैं?
तो उसको बोलेंगे हम फ्रस्टम। क्या बोलेंगे? किसी भी शंकु या पिरामिड को उसके आधार के समांतर काट कर उसके ऊपर भाग को हटा देते तो निचले भाग को फ्रस्टम मतलब छिलक बोलेंगे। एक सम बहुभुज के आंतरिक कोण और बाहरी कोण का योग होता है, तो ये हमारे पास होगा 180। कितना होगा? किसी बहुभुज के आंतरिक कोण और बाहरी कोण 180 होता है। ठीक है, ये ध्यान रखना हमें। और किसी पंचभुज का आंतरिक कोण 108 और बाह्य कोण 172 होगा। ठीक है, तो ये रहेगा आंतरिक कोण और बाह्य कोण बराबर 180 होगा। अगला क्वेश्चन है, दिए गए डाई में पेंटागन पिरामिड पहचाने। पेंटागन पिरामिड कौन सा है ये हमें पहचानना। तो सी वाला हमारे पास पेंटागन है, 1 2 3 और ये हमारे पास 4 5। ठीक है, तो वर्गाकार पिरामिड इस टाइप से बनेगा। त्रिभुजाकार पिरामिड ये त्रिभुजाकार जैसा, और वर्गाकार ये हमारे पास वर्गाकार जैसा है। और पंचभुजाकार ये हमारे पास ये है पंचभुजाकार, 1 2 3। ये जो हिडन लाइन है उसको भी शो कर रहा है ना, इसको देखना। और षष्ठभुजाकार ये भी हमारे पास है। समबाहु त्रिभुज के बाहु कोणों का योग कितना होता है? समबाहु त्रिभुज के बाहु कोणों का योग हमारे पास होगा 360 होता है। समबाहु त्रिभुज के बाहु कोणों का योग। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना है। और अगला देखना है हमें इसमें, बहुभुज को उनकी भुजाओं की संख्या के आधार पर जाना जाता है। निम्न कौन सपाट चित्र हेप्टागोन है? तो ये हमारे पास होगा ये वाला। ठीक है, आगे देख लेते हैं। घन के सभी फलक होते हैं, तो कैसे रहते घन के सभी फलक? वर्गाकार रहेंगे। ठीक है, बहुभुज अपनी भुजाओं की संख्या संख्या द्वारा जाने जाते हैं। निम्न में से कौन सी समतल आकृति नौभुज है? तो ये हमारे पास होगा बी वाला नौभुजाकार। ठीक है, अगला है एक दासक फलक के फलकों की संख्या होती है। नंबर ऑफ फेस इन ए डोडे के हेड्रोन। हाँ, तो ये हमारे पास हो जाएगा 12 रहेगा। 2 दशक है ना, 2 दशक। 2 दशक 12, विषम फलक 20 और अष्टफल। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वर्गाकार प्रिज्म जिसमें कितनी सतह होती है? वर्गाकार प्रिज्म में हमारे पास रहेगी 4 सतह रहेगी। ठीक है, 6 फलक होते हैं और जिनमें 4 फलक प्रिज्म के अक्ष के समांतर होते हैं, 2 फलक आधार पर रहते हैं इसमें। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, खालिस्तान के मापन के लिए केवल आकृति की शक्तियां निर्धारित की जाती हैं। आकृति की, तो यह हमारे पास हो जाएगा गोलाई। क्या है? मापन के लिए केवल आकृति की शक्तियां निर्धारित की जाती हैं। किसी सतह की घूर्ण स्थिति को गोलीयता कहते हैं। सिलेंडर कोर या गोला, इस प्रकार किसी वस्तु की गोलीयता उस वस्तु के सभी 3 दिशाओं को घूर्णन की व्यक्तिगत ज्यामितीय आकृति को दर्शाता है। ठीक है, और नेक्स्ट है, ज्यामितीय प्रतिरूप को मानचित्र में सम्मिलित करते हैं। तो इसको हम देखेंगे अभी। देखो, तो ये हमारे पास हो जाएगा अनुवादिक मानचित्रकरण और घूर्णी मानचित्रकरण दोनों में। ठीक है, और अगला है 48वां क्वेश्चन, ड्राइंग में गोले की त्रिज्या खालिस्तान प्रतीक द्वारा घोषित किया जाता है। तो ये हमारे पास ड्राइंग में गोले की त्रिज्या को एस आर से प्रदर्शित करना है। ठीक है, गोले की त्रिज्या एस आर प्रतीक द्वारा घोषित किया जाता है, जबकि वृत्त की त्रिज्या को फाई आर ऐसा, ये गोले की त्रिज्या का। ठीक है, सर्कल सतह फिनिश को खालिस्तान प्रतीक द्वारा निर्देशित किया जाता है। तो ये हमारे पास रहेगा त्रिकोण, ट्रेंगुलर। ठीक है, ये वाला भी हमें ध्यान रखेंगे। अगला है, निम्नलिखित में से किस आरेखन प्रतीक में आधार नहीं है? तो ये हमारे पास होगा आधार नहीं है तो समतलता। किसमें? समतलता में। तो ये हमारे पास था टोटल 50 क्वेश्चन हम करें, उसके थ्योरी को लगाए। उसके बाद जितने भी क्वेश्चन रहेंगे उसको भी हम कोशिश करेंगे कि अगले वीडियो में हम उसको करेंगे। ठीक है, हम पहले थ्योरी पढ़ रहे हैं और 50 क्वेश्चन लगा रहे हैं, उसके बाद हम पूरे जितने टॉपिक है उनको कवर करेंगे, उसके बाद फिर जितने भी हैं क्वेश्चन उनको प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो आपको पसंद आता है अवश्य इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, हमारे चैनल से जुड़े, ताकि आप लोगों को आने वाली और भी जितनी भी नोटिफिकेशन है वो आपको मिल जाएगी। इससे नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी और इजिली आप अपनी तैयारी को
कवर कर पाओगे। ठीक है, तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।